कि आपने जीवन भर अपने देश भारत को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। जब आप 8 साल के थे, तब आप आरएसएस में शामिल हुए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप आरएसएस के बारे में बता सकते हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जो भी आज हैं और आपके राजनीतिक विचारों के विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसा कुछ तो भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास और देशभक्ति के गीत और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गाँव में आते थे, तो अलग-अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे। तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात-रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मज़ा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेल-कूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को ज़रा बड़ा मज़ा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो, करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढूँ मैं देश के काम आऊँ। अगर व्यायाम करता हूँ, मैं ऐसा व्यायाम करो कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वाँ वर्ष है और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं कि भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली, वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफ़ॉर्म पहनना वो स्वयं से संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए और वो उस प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहे हैं, जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी-झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं। मेरी मोटी-मोटी जानकारी है, करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना, कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में और 30 लाख से छात्रा एट अ टाइम होते हैं और मैं मानता हूं अब तक करोड़ों विद्यार्थियों को और बहुत ही कम दाम में पढ़ाई हो और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो, कुछ न कुछ हुनर सीखे, समाज पर बोझ न बने।
यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे, चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर, शायद उन मेंबरशिप के हिसाब से मैं कहूँ तो भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस हैं शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स हैं। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है? लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयं सेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य, दो शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं, तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे, तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो हम मुझे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन भर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहे। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार, संघ के सेवा भाव, इन सब ने मेरे मुझे ठीक है, घर। अपने करियर और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुई। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी? लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है, काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए, और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ।
13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं, तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा